गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हम पढ़ रहे थे आपकी सिविक्स बुक से चैप्टर फर्स्ट द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। तो लास्ट वीडियो में हमने पढ़ा था व्हाई डज अ कंट्री नीड अ कॉन्स्टिट्यूशन, हमारी कंट्री को कॉन्स्टिट्यूशन की ज़रूरत क्या पड़ी। इसमें हमने काफ़ी एग्जांपल्स पढ़े थे एंड कॉन्स्टिट्यूशन क्या होता है, किस तरह से डिफ़ाइन किया जाता, मतलब किए हैं, तो ये हमने पढ़ा। एंड सेकेंडली कॉन्स्टिट्यूशन मीन्स क्या होता है, कॉन्स्टिट्यूशन में क्या क्या किस टाइप के क्या क्या लिखे गए हैं, ये भी हमने पढ़ा। तो सबसे पहले हमने 3 टाइप्स बताए थे कि कॉन्स्टिट्यूशन 3 चीज़ें डिफ़ाइन करता है। वो 3 हमने क्या किए थे कि कॉन्स्टिट्यूशन helps serve as a set of rules and principle that all person in a country. And second हमने पढ़ा था constitution is to define nature of country's political system. फर्स्ट सोशल के लिए, सेकेंड पॉलिटिकल सिस्टम के लिए एंड थर्ड हमारे खुद के लिए। अ कॉन्स्टिट्यूशन तो शेप अस फ्रॉम आवरसेल्व्स। एंड आज हम ये टॉपिक कवर करेंगे द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की फीचर। By the beginning of the 20th century, the Indian national movement had been active in the struggle for independence from British rule for several decades. During the freedom struggle, the nationalists had devoted a great deal of time to imagine and planning what a free India would be like. Under the British, they had been forced to obey rules that they had very little role in making. The Indian Constitution के की फीचर्स क्या हैं, क्यों बनाया गया, ये हमने पढ़ लिया। लेकिन कैसे कैसे बनाया गया, इसके क्या क्या विशेषताएं हैं, ये हम अब पढ़ेंगे। ठीक है। तो जब 20th सेंचुरी के स्टार्टिंग में जब इंडिया एंड जो हमारे राष्ट्र की लड़ाई हो रही थी, मूवमेंट मीन्स फाइट, लड़ाई, युद्ध, तो उस टाइम पे जो स्ट्रगल इंडिपेंडेंस के लिए हम इंडियन कर रहे थे, ब्रिटिश रूल के अगेंस्ट कर रहे थे ना, कि ब्रिटिश रूल जो हम पर राज कर रहा है वो वापस चला जाए और ये फ्री इंडिया हो जाए। तो उस टाइम हमें ये पता था एक ना एक दिन तो हम फ्री हो जाएंगे। और उस टाइम से ही यहाँ पे प्लानिंग होने लगी थी कि फ्री इंडिया किस तरह होना चाहिए। ये इमेजिनेशन सब लोग, जितने लोग वो थे, वो उस फ्रीडम फाइटर जितने लोग थे, एंड उस टाइम पे सोचा था कि आज़ाद भारत किस तरह होना चाहिए, उसके लिए कॉन्स्टिट्यूशन लिखा जाना चाहिए। क्योंकि जब हम ब्रिटिश के अंडर में थे तो they had been forced to obey rules and they had a very little role in making. वो हमें काफ़ी ज़्यादा फोर्स करते थे और उनके जो रोल थे वो इंडिया की डेवलपमेंट के लिए नहीं थे। The long experience of authoritarian rule under a colonial state convinced Indians that free India should be democracy in which everyone be treated equally and be allowed to participate in government. तो काफ़ी ज़्यादा हमारा लॉन्ग एक्सपीरियंस था कॉलोनियल स्टेट मीन्स हमने लास्ट ईयर पढ़ा था। कॉलोनियल मतलब होता है जब कोई दूसरे स्टेट या दूसरी कंट्री का आकर हम पे राज करता है, तो उसको हम बोलते हैं कॉलोनियल। ठीक है। तो उस टाइम पे हमारा जो था इंडिया फ्री नहीं था, लेकिन उस पर कन्विंस किया गया हम सब में कि वो रूल सही नहीं है, तो हमें हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बनाना चाहिए, हमें डेमोक्रेसी रखना चाहिए। डेमोक्रेसी मीन्स लोकतंत्र, राइट टू वोट, कि हमें अपना लीडर खुद चुनने का अधिकार होना चाहिए। which everyone should be treated equally and allowed to participate in a government. और जितने भी इंडिया में लोग हैं, कि हमारे यहाँ काफ़ी ज़्यादा डाइवर्सिटी है ना, अलग अलग भिन्न भिन्न है, तो इन डाइवर्सिटी के साथ सबकी यूनिटी हो, कि किसी को हम ठेस ना पहुँचाएं, सब ऑल आर इक्वल, सभी लोग इक्वल होने चाहिए। एंड कोई भी गवर्नमेंट की सरकार में पार्टिसिपेट कर सकता है, कोई भी अपना चुनाव लड़ सकता है, उसमें कोई भेदभाव नहीं होना चाहिए। What remained to be done then was to work out the ways in which a democratic government would be set up in India and the rules that would determine its functioning. This was done by one person but by a group of around 300 people who became members of the Constituent
Assembly in 1946 and who met periodically for the next 3 years to write India's constitution. तो जब मतलब डेमोक्रेटिक इंडिया जो हमारा होगा उसका कॉन्स्टिट्यूशन किस तरह होना चाहिए, किस तरह रूल्स होने चाहिए, तो ये सब कुछ जब लिखा जा रहा था तो लगभग 300 पीपल उस कॉन्स्टिट्यूंट के मेंबर थे. जो कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली उसे बोलते थे, जब उसे बोला गया है जब सब लोग मिलकर कॉन्स्टिट्यूशन लिख रहे थे. एक लोग तो कॉन्स्टिट्यूशन लिख नहीं सकते हैं, तो उसमें लगभग 300 लोग थे. और 1946 में उन्होंने लिखना स्टार्ट किया था, तो 3 साल में उन्होंने लिख दिया था. और जैसा कि हम पहले पढ़ चुके हैं कि इसमें बोला गया लगभग 3 इयर्स लग गया, लेकिन हमारा ये जीके का क्वेश्चन भी है कि कितने टाइम लगे थे कॉन्स्टिट्यूशन लिखने में, तो 2 ईयर 11 मंथ 18 डेज, ये आपको याद होना चाहिए. The members of the Constituent Assembly had a huge task before them. The country was made up of several different communities who spoke different languages, belonged to different religions, and had distinct culture. Also, when the Constitution was being written, India was going through considerable turmoil. The partition of the country into India and Pakistan was imminent. Some of the princely states remained undecided about their future, and the socio-economic condition was worse. Mass of people appeared dismal. अब जब कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनी थी तो उस टाइम पे बहुत सारी प्रॉब्लम्स थी. क्या क्या हुआ था जब अंग्रेज़ गए थे, तो आपको पता है कि जैसे पार्टीशंस, और हमारे देश में डिफरेंट लैंग्वेजेस एंड डिफरेंट रिलीजियंस एंड डिफरेंट टाइप के कल्चर्स हैं, तो सबको किस तरह से हो कि सभी लोग ये कॉन्स्टिट्यूशन अपना लें, किसी को ये ना लगे कि उनके साथ पार्शियलिटी की जा रही है. तो बहुत सब कुछ सोच के कॉन्स्टिट्यूशन लिखा जाना था. और उस टाइम पे हमारी देश जो था टर्मोइल लिखा हुआ है कि यहाँ पे हमारे देश में पार्टीशन हुआ था. उसी टाइम पे ये विभिन्न मतलब कि उस टाइम पे भेदभाव बहुत ज़्यादा था. एंड इंडिया मतलब कि जो ब्रिटिश रूल कर रहे थे उसी टाइम पे अपने मतलब कि वापस चले गए थे, तो उस सब में हमारा देश काफ़ी उस टाइम पे प्रॉब्लम था. एंड हमारे देश में उस टाइम पे पॉवर्टी भी बहुत ज़्यादा थी. पॉवर्टी मीन्स गरीबी भी बहुत ज़्यादा थी. फिनेंशियल तो उस टाइम पे बहुत इकोनॉमिकल हमारा देश बहुत ही प्रॉब्लम से जूझ रहा था. एंड उस टाइम सबसे पहले जैसे हमने देखा कि इंडिया पाकिस्तान पार्टीशन हो रहा था, तो इसके बारे में आप लोग पढ़ चुके हो कि कितनी प्रॉब्लम्स आई थी इंडिया एंड पाकिस्तान के उसमें जब डिवाइड हुआ था. एंड सेकेंडली जो प्रिंसली स्टेट थे, जो राजाओं वाले स्टेट थे, वो उनको भी ये सोचना था कि वो इंडिया के साथ किस तरह से शामिल हो या शामिल नहीं हो, तो उनको मनाना था कि आप इंडिया के साथ शामिल हो. तो बहुत सारी प्रॉब्लम उस टाइम पे था. ऑल ऑफ दीज इश्यूज प्लेड ऑन द माइंड्स ऑफ द मेंबर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली एज दे ड्राफ्टेड द कॉन्स्टिट्यूशन. ये सब कुछ उन्हें मतलब कि जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली थी ये सब कुछ नोटिस करके उन्हें कॉन्स्टिट्यूशन लिखना था. They rose to occasion and gave this country a visionary document that reflects an aspect of maintaining diversity while preserving national unity. The final document also reflects their concern for eradicating poverty through socio-economic reforms, as well as emphasizing the crucial role of the people can play in choosing their representatives. अब उस टाइम पे जब कॉन्स्टिट्यूशन सबको ध्यान में रख के लिखा गया कि जैसे कि डिफरेंट रिलीजियस एंड डिफरेंट कल्चर्स एंड डिफरेंट लैंग्वेजेस थे हमारे इंडिया में, तो सबको ध्यान में रख के कॉन्स्टिट्यूशन लिखा गया कि किसी को कोई इसमें से मतलब कोई विरोध ना करे, सब लोग इस सबकी सहमति होनी चाहिए. एंड उसमें दिखाया गया कि मतलब कि उस कॉन्स्टिट्यूशन में कि जब ये कॉन्स्टिट्यूशन पूरी तरह से इम्प्लीमेंट हो जाएगा तो किस तरह से हमारा इंडिया होगा. वो एक विजनरी डॉक्यूमेंट मीन्स इसका मतलब ये है कि उन्हें वो रिफ्लेक्ट कराया गया कि जब कॉन्स्टिट्यूशन इम्प्लीमेंट हो जाएगा तो धीमे धीमे हमारा फ्यूचर में हमारा इंडिया कैसा होगा, इसकी सोशो इकोनॉमिक कंडीशन किस तरह होगा. Listed below the key features of the Indian Constitution while reading is these keep in mind the above mentioned concern of diversity, unity, socio-economic reform and representation that the authors of this document were grappling with. Try to understand the ways in which they
try to balance these concerns with their commitment to transforming independent India into a strong democratic society. अब कुछ नीचे की फीचर्स दिए गए हैं वो अभी हम पढ़ते हैं एंड उसमें सब कुछ मतलब ध्यान में रख के मतलब हमारे देश की डाइवर्सिटी को ध्यान में रख के, डाइवर्सिटी आप लास्ट ईयर पढ़ चुके हो 6th क्लास में, एंड हमारी डाइवर्सिटी, यूनिटी एंड जो हमारा सोशल है, इकोनॉमिक है, उन सबको ध्यान में रख के कॉन्स्टिट्यूशन बनाया गया है कि किसी को कोई ऑब्जेक्शन ना हो। तो अब यहाँ पे कुछ पॉइंट्स दिए गए हैं कि किस चीज़ को बेस बना के हमारा कॉन्स्टिट्यूशन लिखा गया है, हम देखते हैं। फर्स्ट हमारा फेडरलिज्म। दिस रेफर्स टू द एग्जिस्टेंस ऑफ मोर दैन वन लेवल ऑफ गवर्नमेंट इन द कंट्री। इन इंडिया वी हैव गवर्नमेंट्स एट द स्टेट लेवल एंड at the center, Panchayati Raj, the third tier of government, and you have read about in your class 6 books. We have looked the functioning of the state government, and this year will be read more about the central government. तो फर्स्ट हमारा इसमें ध्यान में लिखा गया है फेडरलिज्म। फेडरलिज्म में क्या होता है? एग्जिस्टेंस ऑफ मोर दैन वन लेवल ऑफ गवर्नमेंट। हमारे यहाँ 3 टाइप्स की गवर्नमेंट चलती हैं, 3 टियर पे गवर्नमेंट चलती हैं। सबसे पहले कौन होता है? प्राइम मिनिस्टर, सेंट्रल गवर्नमेंट। एंड सेंट्रल गवर्नमेंट के बाद होता है स्टेट गवर्नमेंट। स्टेट गवर्नमेंट के बाद होता है पंचायती राज। ठीक है, ये 3 टियर गवर्नमेंट है, आपको याद होना चाहिए, ये आप याद रखना। फर्स्ट सेंट्रल गवर्नमेंट, फर्स्ट लेवल, सेकेंड लेवल हमारा स्टेट गवर्नमेंट एंड थर्ड है पंचायती राज। अब हमारी गवर्नमेंट मतलब हमारी कॉन्स्टिट्यूशन जो है उसमें ये 3 टियर्स टाइप के जो गवर्नमेंट है, 3 लेवल के जो गवर्नमेंट है, इनके अपने अपने वर्क डिसाइड किए गए हैं कि कोई एक दूसरे के वर्क में इंटरफेयर नहीं करेगा। जो जिसका वर्क है, कुछ अधिकार सेंट्रल गवर्नमेंट को दिया गया है जो स्टेट लेवल पे ले सकते हैं, ऑल इंडिया के बारे में ले सकते हैं, एंड कुछ अधिकार जो है, कुछ अथॉरिटी जो है स्टेट गवर्नमेंट को दिया गया है जो अपने खुद रूल बना सकते हैं। अब सेकेंड आता है हमारा पार्लियामेंट्री फ्रॉम द गवर्नमेंट। द टियर्स ऑफ गवर्नमेंट दैट यू जस्ट रीड अबाउट द कंसिस्ट ऑफ रिप्रेजेंटेटिव हु आर इलेक्टेड बाय द पीपल। पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट मीन्स है कि जैसे कि हमने लास्ट ईयर पढ़ा था कांता की स्टोरी की राइट टू वोट। ठीक है, तो यहाँ पे बताया गया है कि हम जिसे इलेक्ट करेंगे, जिन लोगों को इलेक्ट करेंगे वही हमारे रिप्रेजेंटेटिव्स होंगे। लास्ट ईयर हमने बुक में कांता हु वॉज स्टैंडिंग इन अ लाइन टू वोट ड्यूरिंग एन इलेक्शन, जिस तरह कांता की स्टोरी हमने लास्ट ईयर पढ़ा था कि कांता खड़ी हुई थी लाइन में, कब? इलेक्शन के दौरान। ठीक है, तो ऑल आर इक्वल कि सभी लोग बराबर हैं, सभी जब 18+ के हैं, 18+ के हो जाएंगे तो सबको राइट टू वोट है। ठीक है, ये अथॉरिटी प्रोवाइड की गई है। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया गारंटीज यूनिवर्सल अडल्ट सफरेज फॉर ऑल सिटीजन। अब यूनिवर्सल अडल्ट सफरेज ये क्या होता है? इसका मतलब होता है 18+ एज जो हैं उनको राइट टू वोट है, वो वोट देंगे। 18+ के बाद जितने लोग हैं, 18 ईयर क्रॉस किया तो वो 18 ईयर अगर लग गया है तो आपको पूरा अधिकार है वोट देने का, आपको पूरा अधिकार है अपना लीडर खुद चुनने का। इसे कहते हैं यूनिवर्सल अडल्ट सफरेज। When they making the constitution, the members of the Constituent Assembly felt that the freedom struggle had prepared the masses for universal adult suffrage, and would help the encourage a democratic mindset and break the clutches of the traditional caste, class and gender hierarchies. अब इसमें जब कॉन्स्टिट्यूशन लिखा जा रहा था तो उसमें डेमोक्रेटिक जो डेमोक्रेसी है उन डेमोक्रेटिक है एंड इसको काफ़ी ज़्यादा एनकरेज किया गया है कि ऑल आर इक्वल, सभी लोग इक्वल हैं। जो हमारे यहाँ इतनी ज़्यादा कास्ट को लेके डिस्क्रिमिनेशन होता है, ऐसा कुछ नहीं होना चाहिए। ठीक है, एंड क्लास जेंडर को लेके हमारे यहाँ बहुत ज़्यादा भेदभाव किया जाता है, तो ऐसा कुछ नहीं होना चाहिए, सभी लोग इक्वल हैं। ये भी कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा गया है एंड सभी को अपना अधिकार है अपना लीडर चुनने की, एंड वो अपना रिप्रेजेंटेटिव सभी लोग खुद खड़ा कर सकते हैं। अब थर्ड आता है हमारा सेपरेशन ऑफ पावर्स।
According to the Constitution, there are three organs of the government. There are legislature and the executive and the judiciary. The legislature referred to are elected representatives. The executive is a smaller group of people who are responsible for the implementing laws and running the government. The judiciary, of which you will read more in a unit 3rd of this book, refer to the system of courts in this country. तो अब सेपरेशन हमारे यहाँ 3 अलग अलग तरह के पावर डिसाइड किया गया है. फर्स्ट है लेजिस्लेचर, सेकंड द एग्जीक्यूटिव एंड थर्ड जुडिशियरी. अब लेजिस्लेचर क्या होता है? लेजिस्लेचर रेफर टू आर इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स. लेजिस्लेचर में हम अपने रिप्रेजेंटेटिव्स को खुद इलेक्ट कर सकते हैं. एंड एग्जीक्यूटिव क्या है? इस एग्जीक्यूटिव लोगों का एक छोटा सा ग्रुप है जो रिस्पॉन्सिबल होते हैं लॉ को इम्प्लीमेंट करने के लिए, किस तरह से लॉ को इम्प्लीमेंट किया जाए और गवर्नमेंट किस तरह से सही तरह से चलाई जाए. एंड जुडिशरी होता है रेफर्स टू द सिस्टम ऑफ द कोर्ट. हमारी कंट्री के जो कोर्ट्स हैं उनको रेफर करता है. ठीक है. एंड इन तीनों के अपने अपने पावर हैं, कोई एक दूसरे को इंटरफेयर नहीं कर सकता है. सभी अपने अपने लेवल पे पूरी कंट्री पे को संभालते हैं. एंड पूरी कंट्री के ये 3 पावर जो हैं वो पूरी कंट्री को बैलेंस में रखते हैं. इनका यही वर्क है. ओके. फोर्थ है फंडामेंटल राइट्स. दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. ये सबको पता होना चाहिए. पहले हमारे पास टोटल 6 फंडामेंटल राइट हैं. फर्स्ट, राइट टू इक्वालिटी, राइट टू फ्रीडम, राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन, राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन, कल्चर एंड एजुकेशनल राइट्स एंड राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज. ये आपको पूरे फंडामेंटल राइट याद होने चाहिए. द सेक्शन ऑफ द फंडामेंटल राइट्स हैव बीन ऑफन रेफर्ड द कॉन्साइंस ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन. कॉन्साइंस में 7वां. ये बहुत ही बड़ी बात यहाँ पे कही गई है कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का कॉन्साइंस है क्या, जो हमारे फंडामेंटल राइट्स हैं. यहाँ पे लोगों को कुछ फंडामेंटल राइट्स लोगों के लिए बनाए गए हैं. कॉलोनियल रूल हैज क्रिएटेड अ सर्टेन सस्पिशन ऑफ द स्टेट इन द माइंड ऑफ द nationalists, and they wanted to ensure that a set of written rights would guard against the misuse of state power. Independent India fundamental right therefore protects its citizen against the arbitrary and absolute exercise of the power by the state. अब यहाँ पे ये लिखा गया है कि जब कॉलोनियल रूल था तो उस टाइम पे हमारे पास कितने ज़्यादा हमारे ऊपर इनजस्टिस हमारे साथ होता था. लेकिन ये सब कुछ माइंड में रख के कुछ फंडामेंटल रूल बनाए गए हैं लोगों के लिए कि जिससे जो है जिनको कुछ पावर दी जा रही है वे अपने पावर का मिसयूज़ ना करें और उस फंडामेंटल राइट से हम अपने आप को प्रोटेक्ट कर सकें. एंड जो अपने पावर का मिसयूज़ कर रहा है उनके अगेंस्ट हम कोई एक्शन ले सकें. Need for the Constitution include right that would protect their groups. The Constitution therefore also guarantees the right the minorities against the majority. अब इसमें जो फंडामेंटल राइट है इसमें ये भी डिसाइड किया गया है कि हमारे यहाँ जैसे डाइवर्सिटी है, डाइवर्सिटी में अगर कुछ लोग माइनॉरिटी में हैं थ्रू द अकॉर्डिंग टू द हर रिलीजियंस, कल्चर्स एंड लैंग्वेजेस, तो उनको जो है कम ना समझा जाए. उनको भी बराबर का अधिकार दिया गया है कि मेजॉरिटी कहीं उनको दबा तो नहीं रही है माइनॉरिटी को. तो यहाँ हमारे फंडामेंटल राइट ये भी डिसाइड करता है कि सभी को बराबर है. कोई भी मेजॉरिटी अगर ज़्यादा है तो वो माइनॉरिटीज़ को नहीं दबा सकती है. Secularism.